क्योंकि हमारा फोकस क्लॉक पर नहीं बल्कि फिनिश लाइन पर होना चाहिए। और जब हमारा फिनिश लाइन क्लियर होती है ना, तो सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाती है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर सेम जैसा इंपैक्ट नहीं डालते हमारे मार्क्स, लेकिन बच्चे उनको पढ़ने के लिए सेम एफर्ट्स और सेम टाइम डिवोट कर रहे हो। और सच बताऊं, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, रिकॉलिंग की है। पढ़ लेना, एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना और उसको रिटेन रखना, ये दो अलग अलग बातें। इसलिए जो टॉप 1% वाला बच्चा होता है ना, वो सबसे पहले अपना सिस्टम बनाता है। अभी हाल ही में ना मेरी ही बात मेरे पुराने स्टूडेंट से हो रही थी। 12th में पढ़ता था, अभी सीए फाइनल्स में है। हम बात कर रहे थे, बातों बातों में मैंने उसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई तू एक दिन के अंदर कितनी देर पढ़ लेता है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भैया वो जो जवाब देगा वो शायद 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे होगा। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो मैं भी एक बात को सरप्राइज हो गया। वो कहता है कि सर मेरा जो एवरेज स्टडी आवर्स रहते हैं ना, वो 5 से लेकर 6 घंटे या 7 घंटे तक रहते हैं। अब मुझे पता है आप भी थोड़ा सा शॉक हुए होंगे कि सीए जैसे कोर्स के अंदर वो इतनी कम कैसे पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि हम जहाँ पर भी देखते हैं, जितने भी वीडियोस हम लोग देखते हैं, जितने भी अपने सीनियर मेंटोर से हम बात करते हैं, वो हमको 12 आवर स्टडी प्लान देते हैं या 14 घंटे स्टडी प्लान देते हैं। और अब हमको ऐसा लगना ही लग गया है कि अब सीए जैसा कोर्स है तो जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे, या ज्यादा पढ़ना ही जरूरी है। लेकिन बेटा जो आपने सोचा हुआ है ना, रियलिटी इससे बहुत अलग है। पास्ट में जितने भी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चों से जिनके साथ मैंने काम किया है, उनको पढ़ाया है, एक चीज नोटिस की है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड अ टॉपर स्टूडेंट। और जो डिफरेंस है ना, वो घंटों का नहीं है बल्कि एक सिस्टम का है। एवरेज बच्चा ना हर रोज डिसाइड करता है कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, वो आधा टाइम इसी में कंफ्यूजन में बिता देता है। और लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है उसको पहले से पता होता है कि आज क्या करना है, कितना करना है और किन चीजों को प्रायोरिटी देनी है। और यही वो वजह होती है कि जहाँ पर 5 से लेकर 6 घंटे पढ़ने वाले बच्चे कभी कभी हावी हो जाते हैं 10 से लेकर 12 घंटे पढ़ने वाले बच्चों से और बेहतर रिजल्ट लाकर दे देते हैं। जिस बच्चे की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वो इसमें से एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, और उसको कभी मैं इस चैनल पर जरूर लेकर आऊंगा। वो फाइनल्स की तैयारी कर रहा है तो मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पर आउटपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है घंटों से। तो अगर अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाते हैं, तो बेटा ये वीडियो आज आपके लिए ही है। क्योंकि आज इस वीडियो में आपको वो टॉप 1% बच्चों की एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो उनको बाकी बच्चों से ना एकदम अलग बना देती है। लेकिन उससे पहले कमेंट में लिख दो आई विल स्टडी स्मार्ट, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चे आज से हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाह रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमें यह समझना है कि हर एक बच्चा टॉप 1% पे क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मेहनत तो सारे सेम ही कर रहे हैं ना। देखो बेटा, सीए फाउंडेशन जब भी कोई बच्चा दे रहा होता है ना, तो हर एक बच्चे का माइंडसेट सेम ही होता है कि भैया मैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहा हूँ, मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा, टाइमली रिवीजन करूंगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ना अपना एग्जाम क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिर जैसे जैसे एग्जाम हमारे नजदीक आते हैं ना, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करने लग जाते हैं। कईयों का सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होता, कईयों को रिवीजन का समय नहीं मिलता, और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। और बेटा इसका मेन रीजन ना नॉलेज की कमी होना नहीं है, इसका मेन रीजन है हमारी प्रिपरेशन में सिस्टम की कमी। अब ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितना पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, और रिवाइज आप कर रहे हो या कितना इफेक्टिवली आप उस चीज को रिवाइज कर रहे हो। मैंने अक्सर बच्चों में ये बात नोटिस की है कि जो बच्चा कंसिस्टेंट है ना, जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हो, लेकिन हाँ उसके पास एक क्लियर सिस्टम होता है। और एग्जाम में मार्क्स आपके इंटेंशन नहीं दिलाएंगे, एग्जाम में मार्क्स आपका क्लियर सिस्टम दिलाएगा। तो जिस बच्चे के पास एक क्लियर सिस्टम है, तो एक एवरेज डे भी होता है ना, वो उसके लिए प्रोडक्टिव डे होती है। इसलिए जो टॉप 1% वाला बच्चा होता है ना, वो सबसे पहले अपना सिस्टम बनाता है। सर सिस्टम सिस्टम सिस्टम, सर ये आखिरकार ये सिस्टम बनता कैसे है? तो चलो समझते हैं अपनी सबसे पहली टेक्निक। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूं कि आज आपने कितनी देर पढ़ाई की, तो आप जवाब दोगे सर 8 घंटा, 10 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा। क्या इतना पता लगा लेने से कि आपने कितनी देर पढ़ाई की, क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन इसमें कितनी हुई? कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई बच्चा 8 घंटा पढ़ रहा हो और पूरा दिन एक ही चैप्टर में अटका हो, वो भी कंप्लीट ना हो, और कोई बच्चा जो 5 घंटे पढ़ रहा है, क्या पता उसने 2 चैप्टर कंप्लीट कर ली और उसके साथ साथ 100 एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर ली। और यही गलती आप में से 80% ऑफ द स्टूडेंट करते हैं। वो अपनी पढ़ाई को ना घंटों में मेजर करते हैं, जबकि पढ़ाई जो होती है बेटा वो आउटपुट में मेजर होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये आउटपुट क्या होता है? आउटपुट का मतलब है कि एक दिन के एंड में एक्चुअल में कंप्लीट कितना हुआ है। जैसे आज मुझे अकाउंट्स के 50 एमसीक्यू खत्म करने हैं, लॉ का एक चैप्टर रिवाइज करना है, या फिर मैथ्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
देखा आपने, यहाँ कहीं पर भी 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमारा फोकस क्लॉक पर नहीं बल्कि फिनिश लाइन पर होना चाहिए। और जब हमारा फिनिश लाइन क्लियर होती है ना, तो सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाती है। इसलिए आज से अपने टाइम टेबल में ना 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लिखना बंद करो, बल्कि उसकी जगह ये लिखो कि आज मैं 50 MCQ क्वेश्चन करूंगा मैथ्स के, मैं आज इको का ये वाला चैप्टर करूंगा, लॉ की ये वाली डेट्स याद करूंगा, या रात को सोने से पहले मैं 30 मिनट रिकॉलिंग करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊंगा कि जो टेक्निक्स या जो भी स्ट्रैटेजीज मैं इस चैनल पर आपको देता हूं, वो सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, देने के लिए नहीं होती। ये सेम टेक्निक्स और सेम स्ट्रैटेजीज हम अपने पेड बैचेस के अंदर भी इंक्लूड करते हैं। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस है। आप अगर मई अटेम्प्ट देना चाहते हो या जनवरी अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो सबके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। लिंक आपको कमेंट पिन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप, वैसे तो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है और इंडिया की बेस्ट टीम आपको यहाँ पर पढ़ा रही है। ऐप पर डेमोज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर आप देख सकते हो। और अगर थोड़ा और डिस्काउंट चाहिए तो स्क्रीन पर दिखे हुए कूपन कोड को जरूर लगाना, SAVE कूपन कोड लगाओगे तो ये और आपको एडिशनल बेनिफिट दे देगा। लेकिन बेटा, सिर्फ प्रोडक्टिव होना भी काफी नहीं है। एग्जाम में मार्क्स सिर्फ ये नहीं डिसाइड करते कि आप कितना प्रोडक्टिव थे, बल्कि ये भी होता है कि आपको कितना याद है, कितना रिटेन है। तो इसी को समझने के लिए आते हैं अपनी दूसरी टेक्निक पर। एक सवाल का जवाब और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लास्ट मंथ गया है उसमें आपने कितने चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, तो आप मुझे एक लिस्ट दोगे जो काफी लंबी होगी, ठीक है ना। आपने बोला होगा कि भाई इतने चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर उन्हीं चैप्टर्स के सारी डेफिनेशन, फॉर्मूलाज या प्रोविजंस, कॉन्सेप्ट्स अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओ बिना किताब खोले, तो हो सकता है कि आपकी वो लिस्ट जो है ना, वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। और यही वो जगह जहाँ बहुत सारे बच्चे एक्टिवली काम ही नहीं कर रहे। उनको ये लगता है कि भैया सिलेबस कंप्लीट करना ही एक इकलौती इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन उनके कहीं ना कहीं टाइम टेबल में होती ही नहीं है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, नोट्स बन गए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और फिर आपको लगता है कि चैप्टर मेरा बन गया है, अब नए चैप्टर पर आ जाते हो, नए टॉपिक पर मूव ऑन कर जाते हो। लेकिन बेटा, CA फाउंडेशन में ना चैलेंज सिर्फ पढ़ना नहीं है। चैलेंज ये है कि आप एग्जाम जब देने जाते हो तो आपको कितना याद है, कितना रिटेन है। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो आप कितना उगल सकते हो, कितना आप लिख सकते हो। बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं जब वो एग्जाम देकर आते हैं कि सर ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट भी मुझे याद है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो मुझे वो याद ही नहीं आया। और सच बताऊं, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, रिकॉलिंग की है। पढ़ लेना, एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना और उसको रिटेन रखना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। इसलिए जो बच्चे लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते, वो फॉलो कर रहे होते हैं स्टडी, रिकॉल और रिवाइज। मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद नए टॉपिक पर, नए चैप्टर पर नहीं जाना। किताब बंद करके अपने आप से पूछो कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो बिना किताब खोले, और जो नहीं आप रिकॉल कर पा रहे बेटा, वही आपकी एक्चुअल वीकनेस है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो हम जानते ही, हम CA का कोर्स कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमारी किताबें नहीं जाने वाली, वहां सिर्फ हमारी मेमोरी जाएगी। लेकिन बेटा, मान लो आपने आउटपुट बेस्ड प्लानिंग भी कर ली, आपने रिवीजन और रिकॉलिंग भी कर ली, फिर भी हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो आउटपुट है, वो उतना फास्ट नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो इसी के लिए हमें सीखनी पड़ेगी अपनी थर्ड टेक्निक। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब बताओ। मान लेते हैं आज आपके पास 4 से लेकर 5 घंटे ही हैं पढ़ने के लिए, और आपके पास ये 4 सब्जेक्ट हैं, लॉ, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ना है आपको। तो क्या आप इन चारों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दोगे? शायद नहीं। लेकिन यहीं पर ना मैक्सिमम बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम और इंपॉर्टेंस देते हैं। जो स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं उनको भी उतना टाइम देते हैं, यहाँ जहाँ पर रिटर्न कम मिल रहा है, यानी सेम टाइम पढ़कर मार्क्स आपको कम मिलेंगे, उसको भी उतना ही टाइम दे रहे होते हैं। और इसी वजह से ना उनके उतने मार्क्स नहीं आ पाते जितनी वो लोग मेहनत कर रहे हैं। बेटा, CA फाउंडेशन का सिंपल रूल है कि पढ़ाई के अंदर सिर्फ मेहनत नहीं देखी जाती, ये देखना जरूरी है कि वो मेहनत एक्चुअली में लग कहाँ रही है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर सेम जैसा इंपैक्ट नहीं डालते हमारे मार्क्स पर, लेकिन बच्चे उनको पढ़ने के लिए सेम एफर्ट्स और सेम टाइम डिवोट कर रहे होते हैं, और यहीं पर ना उनकी स्ट्रैटेजी वीक पड़ जाती है। अब जैसे मान लो कि आपका अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो उसे सिर्फ मेंटेन मत करो, उसे अपना एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ। और लॉ और मैथ्स वीक लगता है तो उसे इग्नोर करने की बजाय ना उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस कर लो। क्योंकि बेटा, एग्जाम के एंड में ना ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने टाइम या कितनी एफर्ट्स या कितनी मेहनत की है, ये जरूर इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा कि आपने जिन जगहों पर मेहनत की है वो आपके मार्क्स में कितना योगदान दे रहे हैं। और जब हमको ये सिंपल सी क्लैरिटी आ जाती है ना,
तो हमारी सिर्फ पढ़ाई एक मैराथन या एक प्रिपरेशन नहीं रहती, एक हमको एक क्लैरिटी मिलती है, एक डायरेक्शन मिलता है कि एक्चुअल में मैं कितनी देर किस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ और इसका आउटपुट मुझे एग्जाम में कितना मिलने वाला है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, आज हमने जितनी भी टेक्निक्स को डिस्कस किया उनमें से एक भी टेक्निक ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। ना ही मैंने आपसे कोई 12-12 घंटे पढ़ने का वादा लिया, ना ही कोई मैंने एक इम्पॉसिबल सा टाइम टेबल आपको दिया है, और ना ही मैंने आपको कोई सीक्रेट शॉर्टकट बताया। क्योंकि सच बात तो यह है कि जो टॉप 1% बच्चे वाले होते हैं ना बेटा, उनकी किताबें अलग नहीं होती या उनके पास एक दिन के अंदर 30 घंटे नहीं होते। हाँ, बस वो अपनी पढ़ाई को एक सिस्टम में एक सिस्टमैटिकली एप्रोच से पढ़ाई करते हैं, और वो सिर्फ पढ़ने का प्लान नहीं बनाते, वो एक आउटपुट प्लान करते हैं। क्योंकि बेटा मैं तो सच में मानता हूँ, पढ़ाई में सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मेहनत को सही दिशा देना, एक डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट गेम होती है। इसलिए आज के बाद सिर्फ बिजी रहने का मत सोचो, उसमें प्रोडक्टिव कितना हो ये देखो, और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट मत करो मेरे भाई, आप उसको कितना रिटेन रख पा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टेक्निक्स अगर आप अपने जीवन में लगाते हो तो आने वाले कुछ हफ्तों में आपको अपने जीवन में, आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मिलेगी, एक प्रोडक्टिविटी मिलेगी, एक सिस्टम डेवलप होगा जो आपके रिजल्ट में डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा। और हाँ, अगर आज इस वीडियो में आपको एक नई दिशा, एक नई आग आपके मन में लगाई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, सीए एस्पिरेंट्स के साथ शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सी स्ट्रैटेजिक प्लस इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी लाइंड अप है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।